हेलो स्टूडेंट, तो आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। कौन सा? एबीसीडी ऑफ वेव, मतलब एबीसीडी ऑफ साउंड। मतलब मैंने बोला था कि अगर एबीसीडी जो नॉर्मल बेसिक चीजें साउंड के बारे में अगर नहीं जानोगे तो साउंड का जो बड़ा फॉर्म होगा वो समझ में नहीं आएगा। तो लास्ट टाइम हमने कंप्लीट किया हुआ था साउंड के बारे में। साउंड मैंने कंप्लीट किया था भाई, ठीक है। वेव को मैंने बताया था कि वेव क्या है भाई। वेव एक डिस्टर्बेंस है जिसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह, पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होता है। मैंने ये बात बताया हुआ था। टाइप्स ऑफ वेव बताया था भाई कि वेव दो तरीके से होती है, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कुछ एग्जांपल दिया था और मैकेनिकल वेव का एग्जांपल दिया था। मैकेनिकल वेव भाई दो तरीके से होता है, मैंने बोला था लॉन्जिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी दो तरीके से होता है जो हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है। लॉन्जिट्यूडनल वेव भाई साउंड वेव होता है, मैंने उसका एग्जांपल बताया था। साउंड लॉन्जिट्यूडनल वेव को कैसे डिफाइन करेंगे ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि लॉन्जिट्यूडनल वेव को कैसे डिफाइन किया जाए, हाउ वी कैन डिफाइन लॉन्जिट्यूडनल वेव। तो हमने क्या किया था, स्प्रिंग लिया था और उससे एग्जांपल बता दिया था, ये आपको समझ में आ गया था। उसके बाद ट्रांसवर्स वेव के लिए हमने रस्सी लिया था और रस्सी को पुश करके, रस्सी को डिस्टर्ब करके हमने दिखा दिया था और मैंने बोला था ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव के अंदर मैंने बोला था भाई कि क्रस्ट और ट्रफ होगा, और लॉन्जिट्यूडनल वेव के अंदर हमने बोला था भाई कि उसके अंदर कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन होगा। अच्छा एक बात और है, ये बात बताना मैं भूल गया था, याद रखना कभी भी लॉन्जिट्यूडनल वेव जो है वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के अंदर ट्रेवल हो सकती है, लेकिन जो ट्रांसवर्स होता है, ट्रांसवर्स वेव सिर्फ सॉलिड और लिक्विड के लिए लगता है। तो ट्रांसवर्स वेव किसके लिए लगेगा? सिर्फ सॉलिड एंड लिक्विड, एंड सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के लिए लगता है, तीनों स्टेट के लिए। कौन सा लगता है भाई? लॉन्जिट्यूडनल वेव। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब आज हम बात करने वाले इंपॉर्टेंट टर्म्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स मतलब भाई मैंने बोला था ये लैम्डा, लैम्डा मतलब वेवलेंथ, ए मतलब एम्पलीट्यूड, टी मतलब टाइम पीरियड, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, वी मतलब स्पीड ऑफ वेव या स्पीड ऑफ साउंड, जो भी है। जब मैं क्या करूंगा अभी एक वेव बताऊंगा। देखो एक ये बात तो लास्ट लेक्चर से हमें पता ही चल गई थी कि कोई भी वेव हो, चाहे लॉन्जिट्यूडनल वेव हो चाहे ट्रांसवर्स वेव हो, दुनिया की कोई भी वेव हो, उसको बनाया जाएगा तो कुछ इसी तरीके से बनाया जाएगा। ये तो बात पक्का हो गई, ये मैंने आपको समझा दिया था लास्ट टाइम। हमने ये बात क्लियर कर दिया था कि वेव चाहे कोई भी हो, चाहे वो लॉन्जिट्यूडनल हो चाहे ट्रांसवर्स हो, बनाया जाएगा तो इसी तरीके से। फर्क इतना है कि ये जब अगर लॉन्जिट्यूडनल वेव की बात करूंगा मैं, अगर लॉन्जिट्यूडनल वेव की बात करूंगा, प्रॉब्लम है यार, अगर लॉन्जिट्यूडनल वेव की बात करेंगे तो फर्क इतना है कि इसका नाम क्या हो जाता है भाई? कंप्रेशन, और इसका नाम रेयरफैक्शन हो जाएगा। तो अगर लॉन्जिट्यूडनल वेव की बात करो तो इसका नाम कंप्रेशन होगा और इसका नाम रेयरफैक्शन होगा, रेयरफैक्शन होगा। कंप्रेशन का मतलब ये डेंसिटी यहां पे न्यूट्रल होती है, यहां पे डेंसिटी समझ लो जीरो है, डेंसिटी इज इक्वल टू जीरो। यहां पे डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी को अगर रो से डिनोट कर दूं बेटा, इसे रो से डेंसिटी से डिनोट करते हैं, तो यहां पर मैक्सिमम होगी और यहां पर डेंसिटी क्या होती है? मिनिमम होती है। सिर्फ इतना ही फर्क है। लेकिन अगर यही बात मैं, ये तो हमारा कौन सा वेव हो गया? कौन सा? लॉन्जिट्यूडनल वेव। तो लॉन्जिट्यूडनल की बात करूं तो मैंने लास्ट टाइम बताया था ये चीज कि यहां पे डेंसिटी मैक्सिमम होगी कंप्रेशन पर, रेयरफैक्शन पे डेंसिटी मिनिमम होगी, और ये जो लाइन है ये जीरो लाइन कहलाती है, ठीक है। यहां पे न्यूट्रल डेंसिटी होगी। सेम ग्राफ अगर से बनाया जाए किसके लिए? ट्रांसवर्स वेव के लिए, तो सेम ग्राफ इसमें भी बनेगा। बस फर्क इतना है कि ये पॉइंट कहलाता है क्रस्ट और ये पॉइंट कहलाता है ट्रफ। और मैंने यहां बताया था कि ये एम्पलीट्यूड, यहां पे डिस्प्लेसमेंट अगर देखा जाए, ऐसे बोलो, यहां पे ये लाइन पर डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई? जीरो, मिनिमम। यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई? मैक्सिमम। तो डिस्प्लेसमेंट यहां पे मैक्स है, ऐसे मैक्स लिख दिया, और यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई? मिन है, मतलब मिनिमम है, ठीक है। तो देखो ग्राफ एक ही जैसा बनता है, फर्क इतना है कि वहां नाम बदल जाता है। ये लॉन्जिट्यूडनल के लिए बोला जाता है और ये ट्रांसवर्स वेव के लिए बोला जाता है। ये बात लास्ट टाइम मैंने क्लियर किया है।
अब हम लोग तो पढ़ने वाले वेव का ये ABCD बेसिक चीजें, कुछ टर्म्स हैं, वो टर्म्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं इससे रिलेटेड इसलिए बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब ये सब चीजें हटा दें, दूर की बातें, ये सब बातें हम करें ही नहीं मान लो, और बात करते हैं एक बेसिक चीज की। ये बात तो आपको एकदम साफ पता चल गया कि भाई वेव को डिनोट किया जाएगा कुछ इसी तरीके से, चाहे वो लॉन्जिट्यूडनल हो चाहे वो ट्रांसवर्स हो। इत्तेफाक ऐसा है कि हमारे सिलेबस में तो लॉन्जिट्यूडनल है, चूंकि हम साउंड पढ़ रहे हैं, तो साउंड पढ़ेंगे तो बार बार हम समझेंगे ये कंप्रेशन है, रेयरफैक्शन है, हालांकि कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब देखो यहां पे समझो, ये यहां से यहां तक आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि पूरा एक ऐसे सर्कल बनाओ तो पूरे सर्कल का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, सबको मालूम है भाई। एक पूरा पूरा चक्कर कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। अगर उसको चाहो तो 360 डिग्री को चाहो तो 2 पाई रेडियन लिख सकते हो। बेटा डिग्री और रेडियन ये दोनों में फर्क है। 360 डिग्री ये क्या होता है? 2 पाई रेडियन, और पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7 आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन। तो अगर मैं बोलूं आधा सर्कल बराबर कितना होगा? आधा सर्कल, तो आधा सर्कल बराबर होगा सिर्फ 180 डिग्री। अरे होगा कि नहीं होगा? आधा सर्कल बराबर 180 डिग्री, इसको डिवाइड कर दो आधे से। फिर ये आधा सर्कल कितना होगा? फिर 180 डिग्री। तो मैं बोलूं अगर शुरू यहां से हो रहा है 0 0 से, तो यहां से यहां तक 180 डिग्री, फिर यहां से यहां तक 180 डिग्री, तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा? 360 डिग्री। फिर यहां से 180 डिग्री जुड़ जाएगा, तो 360 प्लस 180, फिर ऐसे ऐसे जुड़ता जाएगा, ये साइकिल है। तो वाइब्रेशन जो होता है, वेव जो होता है, कुछ इस तरीके से चलता है। पहले 0 रहेगा, फिर 180 जाएगा, फिर 360 जाएगा, फिर 180 और जुड़ जाएगा, 180 से का मल्टीपल पे ऐसे ऐसे चलता रहता है। तो वेव ऐसे चलता है। अब देखो यहां से यहां तक ये पॉइंट और ये पॉइंट तक अगर देखा जाए बेटा, तो ये पूरा पूरा एक सर्कल हो जाता है। देखो ना, ये पूरा अगर मिलाओ आधा सर्कल, तो टोटल मिलाकर एक सर्कल बन जाता है कि नहीं? बताओ, बात को समझो मैं क्या बताने वाला हूं। पूरा ये टर्म्स ये मैं बताने वाला हूं, ये जो टर्म्स है वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, ये सब बताने वाला हूं। इसी के साथ होने वाला है कंप्लीट। अभी देखना कैसे होने वाला है। आप देख ही रहे हो कि आधा सर्कल और आधा सर्कल मिलाकर एक पूरा सर्कल बन गया। तो ये पूरा सर्कल बन गया, देखो ये पूरा एक सर्कल बन गया, ठीक है, आधा आधा मिलाकर। अब आप एक बात देख रहे हो कि ये पूरा सर्कल, ये पूरा एक साइकिल बन गया ना। देखो यहां से आधा साइकिल, ये पूरा एक साइकिल बन गया। अब यहीं से बात को हमें डिफाइन करना होगा। तो अगर कोई बोले कि भाई आप इनमें से बताओ कि वेवलेंथ क्या होता है, कोई बोले वेवलेंथ क्या होता है, वेव के लेंथ को कैसे मेजर किया जाता है, तो उसका डिफाइन करने का तरीका क्या होता है? देखो, अच्छा यहां से यहां तक पूरा सर्कल बन गया, यहां से यहां तक भी एक पूरा सर्कल बनेगा, यहां तक कि अगर से आप क्या काम करो, ये ले लो तो आधा सर्कल बनेगा। देखो ना, ये आधा सर्कल बन रहा है, लेकिन ये दूरी ले लो तब भी तो आधा सर्कल बन रहा है ना। देखो 1/4, 1/4 आधा सर्कल बन जाएगा, ये पूरा सर्कल बन गया। तो अगर कोई बोले कि वेवलेंथ क्या होता है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो व्हाट इज वेवलेंथ? तो वेवलेंथ अगर कोई पूछे वेवलेंथ क्या होता है, तो आप बोलोगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फॉर अ कंप्लीट साइकिल, फॉर अ कंप्लीट सर्कल फॉर एनी वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। ये सर क्या है? अरे यार आपको मैं इसलिए बताना चाहता हूं, सिंपल तरीके से समझोगे तो कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे भाई मैं क्या बोल रहा हूं कि व्हाट इज वेवलेंथ? तो वेवलेंथ अगर कोई बोले तो आप क्या बोलोगे? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट या बाय द पार्टिकल, बाय द वेव, कुछ भी कर लो, फॉर अ कंप्लीट साइकिल, देखो आधा और आधा, इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होता है? टोटल डिस्टेंस होता है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक कंप्लीट साइकिल का जो पूरी दूरी आती है, ये पूरी दूरी, इसी का नाम वेवलेंथ होता है। ये बात समझ में आया भाई?
तो अगर एक साइकिल की बात करूंगा तो वेवलेंथ कितना हो जाएगा भाई 2 पाई। क्यों? क्योंकि एक साइकिल में कितना रेडियन होता है 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री बोलो, अक्सर रेडियन में बोलेंगे इसलिए मैं रेडियन की बात कर रहा हूं, 2 पाई बोला करो। ये बात क्लियर है। अब मैं बोलूं यार तो ये तो बहुत आसान है, तो वेव तो ऐसे बनाना फिक्स है, पक्का ऐसे बनेगा वेव। इसको चाहो तो पाई रेडियन बोल दो, 180 मतलब पाई बोल दो, और 360 मतलब 2 पाई बोल दो, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो आपको ये साफ पता चल गया कि भाई पूरा एक साइकिल के अंदर, एक साइकिल वेव कोई अगर ट्रेवल कर रहा है, ऐसे से ट्रेवल करेगा, डिस्टर्बेंस होगा, तो वो डिस्टर्बेंस में जो आधा आधा डिस्टर्बेंस होगा, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों मिलाकर एक साइकिल बनेंगे, और वो साइकिल के दूरी को अगर मेजर करोगे तो वो कहलाता है वेवलेंथ। वही आपका क्या कहलाएगा भाई? वेवलेंथ कहलाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय द वेव बाय द पार्टिकल फॉर अ कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड, फॉर अ कंप्लीट रिवोल्यूशन इज कॉल्ड व्हाट? वेवलेंथ। अब अगर बोला जाए वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है, तो वेवलेंथ की यूनिट, वेवलेंथ को डिनोट कैसे करते हैं भाई? तो बेटा वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय लैम्डा। कैसे भाई? लैम्डा। ठीक है, तो वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं, इसको ऐसे ऐसे डिनोट करते हैं, देखो ऐसे कर दो, ऐसे कर दो बस। तो वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय लैम्डा। लैम्डा क्या है? ग्रीक वर्ड है भाई, एक ग्रीक लेटर है, ग्रीक लेटर में लैम्डा ये है हमारा, इससे डिनोट करते हैं हम वेवलेंथ को। अब जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे आप लिखते जाओ, ठीक है? हमें लिखाने की यहां पे टाइम पास करने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं बोलता जा रहा हूं, अब उसको लिखते जाओ। उसके बाद नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर। वेवलेंथ को किस में मेजर करेंगे भाई? मीटर में। सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है? मिलीमीटर में भी मेजर करेंगे, और इसका जो बहुत ही ज्यादा जाना पहचाना है वो है क्या भाई? नैनोमीटर, NM, नैनोमीटर। तो वेवलेंथ को नैनोमीटर में भी मेजर करते हैं, वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में भी मेजर करते हैं बेटा। ये एंगस्ट्रॉम क्या है भाई? देखो जो है इसका नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर, और एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉम साइंटिस्ट का नाम है। तो एक एंगस्ट्रॉम अगर बोले कभी तो 10⁻⁻10 मीटर। क्योंकि ये हम तो इतना बड़ा सा बना रहे देखने के लिए, रियल में आप कभी भी डिस्टर्बेंस हुआ तो आप देख पाओगे क्या? देख ही नहीं पाओगे यार, कितना दूरी है वो, वेवलेंथ कभी देख नहीं पाओगे। तो वेवलेंथ की डिफिनेशन मैंने बता दिया, वेवलेंथ को डिनोट किसमें किया जाता है वो भी बता दिया, वेवलेंथ का यूनिट मैंने बताया मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, उसके बाद नैनोमीटर, ये बहुत फेमस है, और एंगस्ट्रॉम बहुत फेमस है, जो आगे चलकर पढ़ोगे, ये आपका एक्स्ट्रा चीज है, ठीक है? मिटा दूं? ओके, ये वेवलेंथ की, इसी से मैंने एक ग्राफ लिया, वो जो मैंने पढ़ाया कि कोई भी वेव ऐसे डिनोट किया जाएगा, उसी का एक पार्ट लिया मैंने, और उसको बता दे कि भाई ये जो दूरी एक साइकिल में चलेगा उसी का नाम वेवलेंथ है। मैंने ये कंप्लीट कर दिया। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। वेवलेंथ मैंने कंप्लीट कर दिया। तो कभी भी हमेशा जब पढ़ोगे आप वेव चैप्टर या साउंड पढ़ोगे तो वहां पे वेवलेंथ जरूर आएगा, वेवलेंथ हमेशा आएगा। कि भाई ये बताओ कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका कोई भी मान लो एक वेव है, एक पार्टिकल जो डिस्टर्ब होने की वजह से चल रहा है, उसका वेवलेंथ इतना है। तो वेवलेंथ जब बोलेगा तो आप डरना नहीं, वेवलेंथ का मतलब होता है कंप्लीट साइकिल चलने में जो दूरी कवर होती है उसी का नाम वेवलेंथ होता है। अब यार सवाल ये है कि अगर मैं दूसरे भाषा में बोलूं, अच्छा बताओ यहां से लेकर यहां तक की दूरी, अब इसको डिफाइन करने का अलग अलग तरीका है। कई बुक में देखोगे तो आप पूछोगे नहीं सर आपने जैसा बताया आपका तरीका अलग है, उसका तरीका अलग है। देखो बेटा एक बात बताओ, ये पूरा आधा है, और ये आधे का आधा और आधे का आधा मिलकर आधा बन जाएगा। तो मैं बोलूं अगर यहां से यहां तक की दूरी ये पूरा, ये भी तो वेवलेंथ कहलाएगा। ये भी तो एक साइकिल हुआ, आधा का आधा साइकिल, आधा का आधा आधा बन गया, और आधा ये तो एक नहीं हो गया भाई। अरे यार ये 90 डिग्री देखो ना, यहां से यहां तक 90, फिर ये 180, फिर 90, 360 नहीं बन गया। तो अगर मैं बोलूं क्रस्ट की बीच की दूरी को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, तो कोई गलत है? बोलो ना। सो व्हाट इज वेवलेंथ? डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड क्रस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ। यार ये सब मालूम है, ये सब धोखा है, रटना नहीं है, कुछ समझना है। तो मैंने तो ये बात सही वाला बताया ना कि एक पूरी कंप्लीट साइकिल को ही हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, लेकिन कंप्लीट साइकिल कैसे भी हो सकता है।
क्रस्ट से क्रस्ट के बीच की दूरी तो भी कंप्लीट साइकिल हो सकती है। तो डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट टू क्रस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ। अच्छा, इसी का नाम अगर मैं कंप्रेशन और कंप्रेशन बोल दूं तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशन इज कॉल्ड वेवलेंथ। डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशन इज कॉल्ड वेवलेंथ। अगर ऐसा बोलूं तो क्या कोई गलत है? बिल्कुल नहीं गलत है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड वेवलेंथ। ये बात मैं कई तरीके डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको ये बात क्लियर रहे कि नहीं सर अब बुक में ऐसा लिखा हुआ है। अरे बुक में नहीं यार, समझो बात क्या होता है। एक साइकिल होना चाहिए वेवलेंथ होने के लिए। तो डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशन इज कॉल्ड वेवलेंथ, अगर आप वेव के पार्टिकुलर फॉर्म में चले जाओ, है कि नहीं। अच्छा, ये होता है हमारा ट्रफ, और इसी का हम लोग नाम देते हैं क्या भाई? रेयरफैक्शन। तो अगर मान लो इस वेव को आगे बढ़ाए रहते हैं ऐसे, तो यहां पे भी क्या होता है? रेयरफैक्शन। तो देखो ना, 90 डिग्री यहां से यहां तक, भाई आधे का आधा 90 डिग्री, और ये 180 डिग्री, और ये आधा, तो आधा 90 और 90 180 और 180 360। तो ये भी बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन ट्रफ एंड ट्रफ इज ऑल्सो कॉल्ड वेवलेंथ। डिस्टेंस बिटवीन रेयरफैक्शन, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव रेयरफैक्शन, सक्सेसिव लगा दिया है कि नहीं इंग्लिश। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव रेयरफैक्शन is called wavelength. Distance between two successive trough is called wavelength. Distance between two compression, two successive compression, successive डाल दो भाई, एक के बाद एक वाला, successive compression is called wavelength. Distance between two successive crust is called wavelength. बता ना भाई, वेवलेंथ को कैसे डिफाइन करोगे? कितना डिफाइन करोगे? 4 तो यहीं पे डेफिनेशन बन गया। 5वां तो मैंने बताया कि एक कंप्लीट साइकिल में जो लेंथ कवर होता है उसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। 5 डिफिनेशन हो गई। सबसे ज्यादा प्यारा कौन सा लग रहा है? सबसे ज्यादा मुझे अच्छा ये लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसी को हम यूज कर करके बार बार यहां पे अलग अलग डिफाइन कर रहे हैं ना। तो इस डिपेंड अपॉन यू कि आप कैसे डिफाइन कर रहे हो। समझ में आ गया कि नहीं? बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई तो आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। वेवलेंथ खत्म। अरे यार वेवलेंथ में और कितना बता दो? हाँ बताओ ना। तो वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय लैम्डा, याद रखना, दूरी है यार। ओके, अच्छा तो एक बात और, तो वेवलेंथ फॉर अ साइकिल, फॉर सिंगल साइकिल, तो वेवलेंथ फॉर अ साइकिल क्या होगा भाई? 2 पाई। सिंपल सी बात है यार। एक साइकिल के लिए वेवलेंथ कितना होगा? 2 पाई। 2 साइकिल के लिए कितना? 4 पाई। 3 साइकिल कितना? 6 पाई। है कि नहीं? ठीक है भाई, काम आएगा इसलिए इतना ज्यादा बता रहे हैं इसको डिटेल में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एम्पलीट्यूड। वो क्या भाई? ठीक है, इसको मिटा दे, को समझाने के लिए था भाई। उसके बाद नेक्स्ट आ गया एम्पलीट्यूड। ये बार बार रहेगा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कहां से होता है भाई? कहां से आया एम्पलीट्यूड वर्ड? एम्पलीट्यूड को डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, याद रखना बेटा, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या होता है समझो बात को। एम्पलीट्यूड बना हुआ है एम्पलीफायर से, और एम्पलीफायर करता क्या है ये बात आपको अच्छे से मालूम है। एम्पलीफायर क्या करता है? आवाज को तेज करता है, आवाज को बहुत तेज कर देता है, लाउडनेस को बढ़ाता है। कहीं नहीं, एम्पलीफायर इसलिए तो इस्तेमाल करते हैं यार, माइक वाइक एम्पलीफायर लगा होता है ना जो आवाज को तेज कर देता है। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देखो ना, ये मैक्सिमम कहां है? यहां पर। ठीक है, मैक्सिमम अगर नेगेटिव ना लो तो मैक्सिमम कहां? यहां पर हुआ। ये कहां हुआ? मैक्सिमम यहां पर हुआ। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल, बाय द वेव। पार्टिकल बोलो या वेव बोलो, ठीक है, वेव जा रहा था ना तो वेव की बात कर रहा हूं। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। बताना भाई, लिख लोगे व्हाट इज एम्पलीट्यूड? तो मैक्सिमम यही है हमारा एम्पलीट्यूड। अब इसका नाम मैं एम्पलीट्यूड दे रहा हूं तो ऑब्जेक्शन नहीं लेना यार प्लीज। इसी का नाम, यही कंप्रेशन पर, यही क्रस्ट पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, बस यहीं पे काम खत्म। तो मैं बोलूं एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कहां होता है, तो आप बोलोगे क्रस्ट पर, यानी सबसे पीक पोजीशन पर। इसका नाम पीक बोल दो, इसका नाम क्रस्ट बोल दो, इसका नाम कंप्रेशन बोल दो, एक ही बात है ना। तो उस पर जहां पे डेंसिटी मैक्सिमम होता है, जहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, उसी का नाम एम्पलीट्यूड होता है।
तो जरा बता ना यार, एम्पलीट्यूड को डिफाइन करने के लिए कितना तरीके से करोगे बेटा, इसलिए बोल रहा हूं बुक को मत सिर्फ फॉलो करो रटा रटाए वाला कहानी। द पॉइंट एट कंप्रेशन अकर्स इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, द पॉइंट एट crest occurs, that is called amplitude. The point where the displacement is maximum is called amplitude. क्या बोलेगा, कितना तरीके डिफाइन करेगा बता ना। अब देखते हैं what is amplitude दूसरे तरीके से, अगर इसको देखा जाए, डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, या द एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन कहलाता है, ये मीन पोजीशन कहलाता है। बेटा समझाने के लिए मैं आपको और एक पॉइंट बता दूं, इसका नाम मीन पोजीशन होता है और इसका नाम एक्सट्रीम होता है। सोचना कितना नाम है, आपके जानकारी के लिए कर रहा हूं। अगर से जिसको आगे कुछ करना है, नीट वगैरह कुछ करना है, वो हमारे लेक्चर को देखेगा तो फायदा होने वाला है, ज्यादा फायदा होने वाला है। नहीं तो आपके लिए क्या है, बुक एनएफ ऐसे देख लो, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर डिस्टेंस बिटवीन मीन टू एक्सट्रीम, डिस्टेंस बिटवीन मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ये बात क्लियर हो गया भाई कि एम्पलीट्यूड का मतलब होता है जहां पर क्या होता है, वेव मैक्सिमम दूरी तक, जैसे मान लो अगर आप स्लो रस्सी को मारोगे तो ऐसे ऐसे जाएगा, और तेज मारोगे तो थोड़ा ऐसे ऐसे ऊपर होके जाएगा, और थोड़ा मारोगे थोड़ा ऐसे ऐसे करके जाएगा। तो जितना तेज मारोगे उतना आवाज करेगा, तो उतना ज्यादा ऊंचाई होकर ऐसे ऐसे करके जाएगा। तो यही है हमारा एम्पलीट्यूड। तो जो मैक्सिमम ऊंचाई जाता है ना एक बार डिस्टर्ब करने से, उस मैक्सिमम डिस्टेंस को, उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अब भाई एम्पलीट्यूड की यूनिट क्या होगी, किसमें मेजर करेंगे, जाहिर सी बात है दूरी है ना यार, दूरी ही तो हुआ। तो एम्पलीट्यूड को भी हम मेजर करेंगे मीटर में, और कभी कभी सेंटीमीटर में भी मेजर करते हैं, कभी कभी मिलीमीटर आ जाता है। ज्यादातर तो यही हमारा तीनों चलता है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। बेटा 1 सेंटीमीटर में 10 क्या होता है भाई, मिलीमीटर होता है, बात समझ में आया। और 1 मिलीमीटर में कितना होता है भाई, सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर होता है कि नहीं। 10 सेंटीमीटर में तो हमारा कितना होगा, हो गया क्या क्लियर। 1 सेंटीमीटर में 100 mm होता है यार, 1 सेंटीमीटर में 100 mm होता है, और 1 मिलीमीटर में कितना होता है, 10 सेंटीमीटर होता है। तो क्या करेंगे, सॉरी यार छोटी सी बात क्लियर, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। मीटर आपको मैंने बताया, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। याद रखना कि 1 मीटर में 1000, ऐसे मैं बोल रहा था, 1000 मिलीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर होता है। ठीक है, अब ये हो गया, और क्या, ये मैं बड़ा यूनिट से लेके आया ना, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, तो एक सेंटीमीटर में अगर देखा जाए तो 100 मिलीमीटर होता है कि नहीं, और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। क्लियर हुआ ये बात। और अगर 1 मीटर में बात करें तो यहां पे डिवाइड कर दो भाई, सब निकल जाएगा ना, नॉर्मल सी बात है। क्लियर। तो ओके, नेक्स्ट क्या है हमें कि भाई एम्पलीट्यूड मिल गया, ये मिल गया एम्पलीट्यूड। क्या ये सही है भाई, 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, और 1 सेंटीमीटर के अंदर कितना मीटर होता है जरा बताओ। 100 सेंटीमीटर बराबर है कि नहीं, 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है भाई, 1 मीटर होता है। ये चलो क्लियर कर ले रहे हैं यार, इस पर डाउट है तो ये मेरा गलत लिखा हुआ है, यही मेरे कहने का मतलब है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। सॉरी भैया, 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में कभी कभी होता है इंसान का दिमाग, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, और 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो यहां पर अगर से मिलीमीटर रख दूं सेंटीमीटर की जगह पर, तो 1 सेंटीमीटर और 10 मिलीमीटर, तो आपको समझ में आ गया कि 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होता है। ये पक्का हो गया। तो भाई ये जो लिखा वो एकदम 100% राइट है। ठीक है, मैं आपको कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी, ब्रेन है, तो कोई बात नहीं, ये आपको चेंज करना बता दिया कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। ठीक है, और मिलीमीटर को अगर उल्टा चेंज करना हो तो ये डिवाइड कर दो कि 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 1/10 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर में कितना मीटर, तो आप बोलोगे 1/1000 मीटर, ऐसे डिवाइड कर दोगे तो ये मिल जाएगा। ओके,
तो एक जानकारी मैंने आपको बता दिया, इसको देख लेना। ओके, तो मैंने एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन बता दी, एम्पलीट्यूड का यूनिट बता दिया, एम्पलीट्यूड इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए, ये भी मैंने बता दिया। बस इतना ही है यार। तो एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम दूरी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो वो है हमारा कौन सा, टाइम पीरियड। नेक्स्ट क्या है भाई, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, इसी के नाम से सारा काम होने वाला है। तो टाइम पीरियड क्या होता है? तो अगर कोई बोले टाइम पीरियड क्या है, तो आप सिंपल सा बोलोगे टोटल टाइम टेकन फॉर अ कंप्लीट साइकिल, फॉर अ कंप्लीट वाइब्रेशन, फॉर अ रिवॉल्यूशन, ऐसा बोल दो, रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन, एक साइकिल। टोटल टाइम टेकन फॉर अ साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। बस हो गया। मतलब अगर कोई गोल सी चीज चलती है, चक्रवर्ती हो, जहां से गई फिर से वहीं पे अगर आती हो, बार बार वापस होती हो, जहां से चले फिर से वहीं वापस आए, जहां से चले फिर से वहीं वापस आए, बार बार जो जिस साइक्लिक चीजें होती हैं उसको हम पीरियड बोलते हैं। पीरियड मतलब होता है साइकिल चीजें जो बार बार रिपीट होती हैं। तो अगर टाइम का हम बात करें, व्हाट इज टाइम पीरियड, तो जब टाइम एक साइकिल, जहां पे बार बार साइकिल कंप्लीट हो, जैसे गया था फिर से वैसे वापस आए वहीं पे, जैसे गया फिर से वहीं पे वापस आए, तो साइकिल होगा ना, तो उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। तो टोटल टाइम टेकन फॉर अ कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ये बात क्लियर हो गया भाई? तो एक पूरा कंप्लीट साइकिल, यहां से यहां तक भी बोल सकते हो, यहां से यहां तक भी बोल सकते हो, यहां से यहां तक भी बोल सकते हो, ये कंप्लीट साइकिल हुआ। तो पूरा कंप्लीट साइकिल में जो टाइम लगेगा, मतलब एक वेव यहां से चलेगा और यहां से जाते जाते यहां तक एक साइकिल हो गया, तो वो जो टाइम लगेगा ना, उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां से चले और झूला जैसा होता है, झूला ऐसे यहां से वापस आते आते फिर से वहीं पे आ जाए, तो जितना टाइम ये लगेगा ना, आप स्टॉप वॉच रखो, ये टाइम कैलकुलेट कर लो। मान लो यहां से आने में तुमको 1 मिनट लग गया, तो आपका टाइम पीरियड क्या कहलाएगा, 1 मिनट। मान लो यहां से यहां तक जाने में जस्ट 0.1 सेकंड लग गया, तो ये भाई टाइम पीरियड 0.1 सेकंड हो गया। तो टाइम पीरियड क्या होता है, एक कंप्लीट साइकिल में जो टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी, स्मॉल टी नहीं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी, एंड द यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज सेकेंड। याद रखना बेटा, सेकेंड ही होता है, मिनट वर्ड नहीं इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल एस लिख देते हैं, ठीक है। तो भाई बहुत आसानी से ये भी समझ में आ गया। तो एक कंप्लीट, बार बार कंप्लीट का मसला आ रहा है, एक कंप्लीट साइकिल में जो टाइम लगता है उसी का नाम टाइम पीरियड होता है। मैंने अच्छे से समझा दिया। ओके, अब एक बात बताते हैं भाई, फ्रीक्वेंसी। ओहो, एक नया टर्म, फ्रीक्वेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यार, इसको समझने की बहुत ज्यादा ही आवश्यकता है कि नहीं, बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइम पीरियड क्या है भाई, सॉरी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसको समझो। फ्रीक्वेंसी लोग समझ नहीं पाते। एक हेनरिक हर्ट्ज एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 100-150 साल पुरानी बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। ये हेनरिक हर्ट्ज ने ये फ्रीक्वेंसी का जो कॉन्सेप्ट आया ना, इसके वजह से ही आज पूरी दुनिया का जो तरीका है, मॉडर्न फिजिक्स जो आया, क्लासिकल फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स बन गई, ठीक है। वो जो तरीका आया फ्रीक्वेंसी, यही वर्ड से। अभी जो लाइट है, देखो ना एग्जांपल के लिए, जो लाइट है, ये लाइट की भी फ्रीक्वेंसी हमारी इंडिया में 50 हर्ट्ज होती है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है। हाँ अच्छा, क्योंकि हेनरिक हर्ट्ज साइंटिस्ट का नाम था ना, जैसे फोर्स की यूनिट न्यूटन होता है, न्यूटन साइंटिस्ट का नाम था, वैसे हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, साइंटिस्ट का नाम है। तो भाई हर चीज की फ्रीक्वेंसी होती है, लाइट की भी फ्रीक्वेंसी होती है कि नहीं। हमारे किसी भी चीज की वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होती है। मैं जो बोल रहा हूं वो भी एक फ्रीक्वेंसी से ही आपको सुनाई पड़ रहा है। तो ये फ्रीक्वेंसी है क्या यार, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट वाइब्रेशन पर सेकेंड, कुछ भी नहीं है यार। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। वाइब्रेशन पर सेकेंड, हाँ अरे यार, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और क्लियर हुआ, और क्लियर हुआ, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सही बात है, समझ में आया मतलब। देखो क्यों सुनाई पड़ा मालूम है, क्योंकि हमने क्या किया, दो सॉलिड पार्टिकल को रगड़ा, उनकी वजह से वाइब्रेशन डेवलप हुआ और आपको सुनाई पड़ रहा है। ये वाइब्रेशन
एक सेकंड में कम से कम 20 हर्ट्ज होना चाहिए था सुनाई पड़ने के लिए। उसके मतलब ये कम से कम, देखो दिख नहीं रहा ना, पक्का है 20 बार से ज्यादा ये एक सेकंड में वाइब्रेट हुआ तभी जाके आपको सुनाई पड़ा। मच्छर जब आपके कान के पास आता है ना, तो देखो उसकी आवाज सुनाई पड़ती है, उसके पंख की आवाज। क्यों? क्योंकि उसका पंख 20 टाइम से भी ज्यादा एक सेकंड में वाइब्रेट करता है। एक सेकंड में 20 बार से ज्यादा वाइब्रेट करता है। आपका वो जो मच्छर का जो पर होता है, इसकी वजह से आपको सुनाई पड़ता है। तो आवाज कब सुनाई पड़ती है? जब कोई भी चीज 20 सेकंड से ज्यादा, आप आगे पढ़ोगे रेंज ऑफ हियरिंग, इसी फ्रीक्वेंसी से चलकर पढ़ोगे कि रेंज ऑफ हियरिंग इंसानों को कब सुनाई पड़ता है। तो 20 से ज्यादा, 20 से 20,000 बार अगरचे एक सेकंड में कोई चीज वाइब्रेट करता है तो सुनाई पड़ेगा। अगर उससे कम कर रहा है तो नहीं सुनाई पड़ेगा, उससे ज्यादा भी तो सुनाई नहीं पड़ेगा। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। यही तो है यार हमारा, कहां पे है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। आगे कहां पढ़ेंगे? ये है ना रेंज ऑफ हियरिंग, ऑडिबल इनऑडिबल साउंड। ठीक है, तो भाई फ्रीक्वेंसी मतलब होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अरे कैसे भी बोलो, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर कोई चीज एक सेकेंड में ऐसे 20 चक्कर लगा दे मिनिमम, हाँ, ये 20 बार ये वेवलेंथ ये बन जाए ऐसे ऐसे, तब जाके वो चीज सुनाई पड़ती है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है भाई? अगर कोई बोले तो फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं होता है, जस्ट ये है वाइब्रेशन पर सेकेंड। कितने बार कोई चीज वाइब्रेट करती है एक सेकेंड में, उसी का नाम फ्रीक्वेंसी है। तो ये फ्रीक्वेंसी होता है वाइब्रेशन पर सेकेंड, ठीक है, या साइकिल पर सेकेंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ साइकिल, ऐसे आप बोल सकते हैं यार, नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड इज कॉल्ड क्या? फ्रीक्वेंसी। तो कोई भी चीज कितनी बार रिवॉल्व करती है, रिवॉल्यूशन बोल दो, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। एक ही बात बोल रहा हूं ना यार, चीजें एक ही है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो कितने बार कोई चीज कितने एक सेकेंड में, कोई चीज एक सेकेंड में जस्ट कितने बार रिवॉल्व करेगी, कितनी बार वो क्या ऑसिलेट करेगी, कितनी बार वो डिस्टर्ब होगी, कितनी बार वो वाइब्रेट करेगी, कितने बार वो साइकिल लगाएगी, उसी का नाम भाई फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है भाई? किसी भी चीज का वाइब्रेट होना, लेकिन वाइब्रेट एक सेकंड में बार लगाना है कि एक सेकंड में कितने बार वाइब्रेट होती है, उसी का नाम हमारा क्या है भाई? फ्रीक्वेंसी है। या ऐसे बोलो, कितने सेकंड में, ठीक है, वाइब्रेट हो रही है, लेकिन कितने टाइम में वाइब्रेट हो रही है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो आपको समझ में आएगा, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, जो आपके बुक में नजर आ रहा है। इट इज डिनोटेड बाय न्यू, ऐसे भी रहेगा कभी कभी। तो फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एन से भी डिनोट करते हैं बेटा। तो ये फ्रीक्वेंसी को एफ से भी डिनोट करते हैं, न्यू से भी डिनोट करते हैं, एन से भी डिनोट करते हैं। जो आपको पसंद आए वही लिखो। मैं तो बोल रहा स्मॉल एफ लिखा करो, क्योंकि स्मॉल एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, तो थोड़ा आसान लग रहा है। तो फ्रीक्वेंसी एफ ऐसे लिख दिया करो। तो फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे डिनोट कर लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी बराबर होगा क्या भाई? नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, है कि नहीं? तो साइकिल पर सेकेंड इज कॉल्ड, साइकिल या वाइब्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये बराबर साइकिल, तो भाई नंबर है कोई नंबर, तो फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 1 अपॉन टाइम होता है। क्या होता है भाई? 1 अपॉन टाइम पीरियड। मतलब एक जस्ट कंप्लीट साइकिल लगाने में कितना बार वाइब्रेट किया, वो हमारा क्या कहलाएगा भाई? फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। ठीक है, तो ये बहुत आसानी से समझ में आ गया कि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का जस्ट उल्टा होता है। टाइम पीरियड का उल्टा है ना, देखो साइकिल तो एक नंबर है भाई, और यहां ऊपर क्या होगा? सेकेंड, मतलब टाइम। तो कितने बार कोई भी एक सेकेंड में कितने बार वाइब्रेट कर रहा है, मतलब एक पूरा चक्कर लगाने में कितने बार वो वाइब्रेट कर चुका, कितने बार वो साइकिल बना लिया, ऐसा बोल सकते हो। तो कितने बार कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल कितना साइकिल बना रहा है, कितना साइकिल बना रहा है एक सेकेंड के अंदर, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे भाई? उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। और इसकी यूनिट क्या होती है? 1 अपॉन सेकेंड, क्योंकि 1 अपॉन टाइम तो 1 अपॉन सेकेंड, तो सेकेंड को ऊपर लेके आओगे सेकेंड इनवर्स, तो यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी सेकेंड इनवर्स। लेकिन इज्जत देने की वजह से साइंटिस्ट का, क्योंकि साइंटिस्ट ने बहुत बड़ा काम किया, इसलिए फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है बेटा। क्या होती है? हर्ट्ज, HERTZ या HZ बोल देते हैं कभी भी। तो आप चाहे हर्ट्ज
HERTZ लिखा करो, चाहे HZ लिखो, चाहे सेकंड इनवर्स लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट मैंने आपको बता दिया, फ्रीक्वेंसी भी समझा दिया। अब आती है बारी किसकी, स्पीड ऑफ वेव, ठीक है, या वेलोसिटी ऑफ वेव। इसको मिटाऊं, इसको मिटा दूं। अब नेक्स्ट बारी है वेलोसिटी ऑफ वेव या स्पीड ऑफ वेव। यहां पे वेव वेलोसिटी ऐसे मैंने लिख दिया, वेव वेलोसिटी, इसको v से डिनोट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेव वेलोसिटी क्या होता है भाई, तो वेव वेलोसिटी क्या होता है, अगर कोई बोले व्हाट इज वेव वेलोसिटी या स्पीड ऑफ वेव या वेलोसिटी ऑफ वेव, तो क्या होता है भाई। अच्छा एक बात बताओ, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है यार, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इज कॉल्ड वेव, इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यह मैंने पहले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था। यहां पे आ जाए, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ऐसे बताया था। यहां पे आओ, यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई, यहां पे डिस्प्लेसमेंट वेवलेंथ है। देखो ना, ये यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, और यहीं से यहां तक की टाइम को टाइम पीरियड बोलते हैं, है कि नहीं। ये मैक्सिमम दूरी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये बात क्लियर हुआ। तो मैंने तो ये तो बता दिया, कितने एक सेकंड में कितने बार ये चक्कर लगा रहा है, उसी का नाम फ्रीक्वेंसी है। कितने बार रिवॉल्व कर रहा है, कितने बार वो वाइब्रेट कर रहा है एक सेकंड के अंदर, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड इज कॉल्ड वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब स्पीड ऑफ वेव या वेव वेलोसिटी क्या होता है भाई, वेलोसिटी नॉर्मल आप जानते हो, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। यहां पे डिस्प्लेसमेंट वेवलेंथ, यहां पे जो यहां पे दूरी क्या है जरा बताओ ना, वेवलेंथ है, वेवलेंथ ही तो दूरी है वेव की, तो वेवलेंथ डिवाइड बाय टाइम। यहां पे क्या है भाई, एक वेवलेंथ में टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो वेवलेंथ डिवाइड बाय टाइम पीरियड इज कॉल्ड व्हाट, वेव वेलोसिटी। बस हो गया। तो बहुत सिंपल है, व्हाट इज वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी इज नथिंग बट वेवलेंथ डिवाइड बाय टाइम पीरियड। क्यों, चूंकि यहां पे वेवलेंथ का नाम लिया जाएगा, बार बार वेव पढ़ रहे हो ना, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट ना बोलकर आप क्या बोलोगे, वेवलेंथ बोलोगे, क्योंकि वेव वेलोसिटी पढ़ रहे हो। तो वेवलेंथ डिवाइड बाय यहां पे टाइम को टाइम पीरियड बोलते हैं, तो वेवलेंथ डिवाइड बाय टाइम पीरियड इज कॉल्ड व्हाट, व्हाट, वेव वेलोसिटी। तो v इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाय t, ऐसा लिख दूं तो कोई गलत है। v इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाय t, लैम्डा मतलब वेवलेंथ, t टाइम पीरियड मतलब t। तो व्हाट इज वेव वेलोसिटी, रेशियो ऑफ वेवलेंथ टू द टाइम पीरियड इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी। हो गया भाई, पॉज करके देख लेना फिर से, रेशियो ऑफ वेवलेंथ टू द टाइम पीरियड इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी, रेट ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है भाई। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। अरे यार, ये वेवलेंथ की यूनिट मीटर ही होती है, टाइम पीरियड की सेकेंड होती है, तो यूनिट ऑफ वेव वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक बात और क्लियर मैं करूं, 1 अपॉन टाइम, अभी जस्ट कुछ देर पहले पढ़े थे कि 1 अपॉन टाइम ही फ्रीक्वेंसी होता है। तो जरा बताओ ना यार कि इसको हम ऐसे लिख दूं, लैम्डा इंटू 1 अपॉन टी, तो कोई गलत तो है नहीं, तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो वेव वेलोसिटी इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ऐसा भी लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बताओ यार, एकदम पक्का बताओ। यहीं से पूरा चैप्टर का न्यूमेरिकल खत्म होने वाला है। तो v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। अच्छा, अगर मैं बोलूं फॉर अ कंप्लीट साइकिल, लैम्डा बराबर कितना होता है बेटा, कितनी दूरी होती है, लैम्डा बराबर 2 पाई। यार कितना एंगल होता है, लैम्डा बराबर 2 पाई। तो यहां पे क्या हो जाएगा 2, अगर एक कंप्लीट साइकिल होगा तो पूरी दूरी क्या कहलाती है, ये पूरी दूरी क्या कहलाती है भाई, तो ये पूरी दूरी कहलाती है हमारा 2 पाई। तो लैम्डा बराबर 2 पाई फॉर कंप्लीट साइकिल। देखो ना, ये पूरी दूरी कितना हुई, 2 पाई, एंगल के फॉर्म में अगर देखो तो, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा भाई कि v इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, ऐसा भी लिख सकते हैं, लैम्डा की जगह पर 2 पाई भी लिख सकता हूं। अगर एक साइकिल की बात करेगा, एक साइकिल की बात करेगा तो हम लोग क्या है भाई, वेव वेलोसिटी बराबर 2 पाई भी लिख सकते हैं लैम्डा की जगह पर इंटू फ्रीक्वेंसी। ये सब काम आने वाला है। अच्छा, एक रिलेशन भी मिल गया, रिलेशन भी मैंने बोला था बताऊंगा, तो रिलेशन भी तो मिल गया, रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ एंड वेव वेलोसिटी। देखो सामने है,
ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी सामने है, रिलेशनशिप बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड सामने है, तो मैंने रिलेशन भी तो बता दिया। तो मैंने ये पार्ट कंप्लीट कर दिया, इंपॉर्टेंट ये ग्राफ को भी कंप्लीट किया, ग्राफ को फिर से बताया, उसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर वेव, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पूरा पॉइंट, इसको भी मैंने बता दिया। लास्ट में एक रिकैप करूंगा पूरा पूरा कहानी बताकर, लेकिन ये मैंने डिटेल में बताया, लास्ट में पूरा रिकैप करूंगा। ओके, थैंक यू।